हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने कक्षा 7वीं की विज्ञान के बारे में बात की थी। आज की इस क्लास में कक्षा 8वीं की विज्ञान के बारे में बात करेंगे। और मुझे लगता है ऐसा कि अगर आप लोग सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब आप सभी को मालूम होगा कि एनसीईआरटी आपके एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और मैं तो यहाँ तक बोल देता हूँ कि वो एनसीईआरटी पढ़े बिना कुछ नहीं उखड़ने वाला है। और इसलिए समय रहते हुए आप लोग एनसीईआरटी किताबें ज़रूर पढ़ लें, 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ लें। और एक दो बातें आप लोगों को याद रखना चाहिए इन किताबों को पढ़ते समय। पहली तो आप लोगों को यही याद रखना है कि जब भी कोई किताब उठा के पढ़ रहे हैं आप लोग, तो पहली बार में कोई नोट्स बनाने का काम मत किया करिएगा। पहली बार बड़े ध्यानपूर्वक उस किताब का ओवरव्यू लीजिए, अच्छे से पढ़िए। और जब 1 से 2 बार आप लोग पढ़ लेंगे ना, तब आप लोगों की समझ में आ जाएगा कि नोट्स आप लोगों को किन पॉइंटों का बनाना है। और नोट्स उन्हीं पॉइंटों का बनाना होता है जो रिवीजन के लिए आगे जब आपका एग्जाम हो उस समय ज़रूरत पड़े, उन्हीं को नोट्स में शामिल करना है जो आप भूल सकते हैं। और जो आपको हमेशा याद रहेगा उसे नोट्स में आप लोग क्यों शामिल करेंगे? उससे अच्छी तो पूरी किताब ही सही रहेगी फिर अगर शामिल करना है तो। और दूसरी बात एक और याद रखनी है, आप लोग कोई भी सब्जेक्ट उठाइए और उसकी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें ख़त्म कर दीजिए। जैसे आप लोगों ने साइंस विज्ञान उठाया है तो कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की एक लय में ख़त्म कर दीजिए। तो आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से एक क्लास को दूसरी क्लास से जोड़ पाएंगे और समझ भी पाएंगे। और एनसीईआरटी आपको समझाती ही है और आप देखते हैं आपका बेस मजबूत करती है। और बहुत सारे क्वेश्चंस तो तभी आंसर दे पाते हैं आप लोग जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होते हैं। तो इसलिए पढ़ा करिएगा। और बाकी आप देखते हैं यूपीएससी एग्जाम से संबंधित हम लोग बहुत सारी क्लासें कवर कर चुके हैं अभी तक। और अगर आपकी दिमाग में यूपीएससी एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है इसे जाकर आप लोग कवर कर लीजिए। और यकीन रखिएगा आपके हर सवाल का जवाब बहुत ही आसान शब्दों में मिल जाएगा। एमपीपीएससी वालों, आप लोगों के लिए भी बहुत सारी क्लासें ली हुई हैं, आप भी जाकर उसे पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है। और जब आप लोग इस तरह की किताब खरीदने जाएंगे ना, तो इस तरह का कवर पेज आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग पीडीएफ के रूम में पढ़ सकते हैं तो टेलीग्राम पर सभी किताबें बिल्कुल निःशुल्क डाल दी गई हैं, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिखी जाती है। तो आप देखते हैं कि बहुत ही भरोसे वाली ये संस्था है और इसमें जो आंकड़े रहते हैं वो बड़े विश्वसनीय रहते हैं। 65 रुपये की रखी गई है इसकी कीमत। कितना? 65 रुपये रखी गई है इसकी कीमत। और इन किताबों को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, मैं इतना जानता हूँ। ठीक है। और ये आप लोग देखिए, ये जरूर पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि आप देखेंगे एक तरह से अंदर क्या पढ़ेंगे किताब में, इस सब के बारे में एक ओवरव्यू लिया जाता है यहाँ। पाठ्य पुस्तक निर्माण में जो समिति जिन लोगों का योगदान है उनके नाम आपको देख रहे हैं। तो आप सभी को बताया ना कि बड़े रिसर्च के साथ ये किताबें लिखी जाती है। विद्यार्थियों के लिए संदेश है, तो विद्यार्थियों पढ़ लीजिए। ये आप देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4 नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं इन्हें भी देख लिया करिएगा। अनुच्छेद 51 का को अगर आप लोग पढ़ें तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या, पहला है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। और आप देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, उपदेश या वर्ग के आधार पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध में हो। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे, उनका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके।
यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल को शिक्षा की अवसर प्रदान करें। ये सभी आपके मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए क्या क्या पढ़ना है इस किताब में, ये विषय सूची है। तो अध्याय 1 में आप लोग फसल उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे, प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 2 में आप लोग सूक्ष्म जीव पढ़ेंगे, मित्र और शत्रु देखेंगे इसमें। अध्याय 3 में आप लोग संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे। अध्याय 4 में आप लोग पदार्थ, धातु, अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 5 में कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 6 में दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 7 में पौधे और जंतुओं के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 8 में कोशिका संरचना और प्रकार उसके क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 9 में जंतुओं में जनन किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 10 में आप लोग किशोरावस्था की ओर देखेंगे। अध्याय 11 में बल और दाब के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 12 में घर्षण, अध्याय 13 में ध्वनि और अध्याय 14 में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव देखेंगे। अध्याय 15 में कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं देखेंगे। अध्याय 16 में प्रकाश देखेंगे। अध्याय 17 में तारे और सौर परिवार को जानेंगे। अध्याय 18 में वायु तथा जल का प्रदूषण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से 18 अध्याय आपको इस किताब में पढ़ना है और कुछ शब्दावलियां भी लास्ट में दी होंगी तो उन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतने चैप्टर आप लोग कवर कर लेंगे। अब देखिए ये पहला चैप्टर है और इसमें आप लोगों को कुछ बातें ध्यान में जरूर रखना है। जब चैप्टर आप लोग शुरू करते हैं तो लास्ट में आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उन्हें पढ़ लिया करिएगा। फिर आप लोग चैप्टर को पढ़ा करिएगा, फिर लास्ट में उनके जवाब देने की कोशिश किया करिएगा उन अभ्यास वाले क्वेश्चंस की। और मैं इतना कह सकता हूं कि इन किताबों को अगर आप लोग पढ़ेंगे ना ध्यानपूर्वक तो कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही सरल शब्द यहाँ देखने को मिलेंगे। कहानियों का रूप देकर एक तरह से आप देखेंगे समझाया गया है। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु था, यानी कि घूमता रहता था एक जगह से दूसरी जगह। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे आप लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जो बंदर आप लोग देख रहे हैं ना, यही हाल हमारा रहा करता था। ये आप देखिए खरीफ फसलें, रबी की फसलें हैं और आप लोग देखते होंगे कि खरीफ की फसलों और रबी की फसलों से डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसलें कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु में आप देखते हैं जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इसी टाइम बोया जाता है। रबी की फसल शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती वाली फसल है और इसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल की उदाहरण है। तो ये भी आप लोग देखते हैं। और आधारिक फसल पद्धतियां आप लोग देखेंगे। चलिए ये भी आप मिट्टी तैयार करना, ये सब आप देखिए, कहीं कोई परेशानी होती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। देखिए जोत, ये फाल, ये हल सेप्ट है, देख रहे हैं। किसान परिवार से जुड़े होंगे तो आप लोग सभी जानते हैं। देखिए ये कुदाली है, ये आप देखिए ट्रैक्टर के जरिए भी कल्टीवेटर इसे बोलते हैं। पहले आप देखते होंगे कि इस तरह के आप देखते हैं कि पुराने औजार, यहाँ से आप देखते फसल इसमें डालते थे और बैल खींचते थे और इस तरह से बुआई होती थी। अब आप देखते हैं ट्रैक्टर आ चुके हैं, दुनिया भर की सुविधाएं हो चुकी हैं। बड़े ध्यानपूर्वक इन्हें पढ़िएगा, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और उर्वरक, खाद में उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। खाद्य पदार्थ में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सब आप देखते हैं। खाद से कई लाभ होते हैं। किसान आप देखते होंगे कि डालते हैं खाद अपने खेतों में, डालते हैं या नहीं। पुरानी पद्धति आप लोग देखते होंगे बड़े। और इस तरह से आप लोगों से कहता हूं ना कि जब आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आंख कान खुला रखा करिएगा। मेरा खुला रखने का मतलब है कि आपके आसपास क्या चल रहा है उन्हें आप लोग समझा करिए, देखने की कोशिश किया करिएगा। ठीक है, और आप लोग अगर किससे अगर मतलब किसान परिवारों से जुड़े होंगे ना तो इस किताब को मुझे लगता है इस चैप्टर को पढ़ने में आपको कोई परेशानी भी नहीं हुई होगी।
अनाज भंडारण देखते होंगे इस तरह से। देखिए आपने क्या सोचा है, आपने बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को आप लोग फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम दो तरह से बांटते हैं, एक रबी और खरीफ की। जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल और पाटल का उपयोग करते हैं हम लोग। और बीजों को उचित गहराई पर बोना और उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद और उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। और उचित समय और अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार भी कहते हैं। और आप लोग देखते होंगे कि निराई कराई जा रही है, यानी कि उसमें से जो आप देखते हैं अवांछित और बिना उगाए पौधे आ जाते हैं ना, उन्हें हटा दिया जाता है। कटाई का अर्थ होता है कि पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से कटवाते हैं। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक होता है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे पशुपालन आप लोग कहते हैं। और किसान अक्सर ये करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे भूसा उनके पास होता है, सब कुछ होता है, तो वो साथ में पशु भी रख लेते हैं। और मेरा ऐसा देखिए मानना है कि रखना चाहिए पशु, क्योंकि आप देखेंगे इससे बड़ा आसानी होगी किसानों को, अगर फसल बर्बाद होती है किसी भी कारण से, क्योंकि हमारे देश के किसानों की हालत अच्छी नहीं है, तो वो आप देखेंगे एक कहीं भरपाई तो कर पाएगा, पशुपालन उनका साथ दे पाएगा। ये अभ्यास के लिए क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, इन्हें भी आप देखिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि कक्षा 8वीं की आपकी विज्ञान की किताब कवर हो जाती है। इन्हें पढ़िए ध्यानपूर्वक, कहीं कोई भी परेशानी है तो मैं आपके पास हूँ। अगली क्लास में कक्षा 9वीं की हम लोग विज्ञान की जो किताब है उसके बारे में बात करेंगे।